हाँ जी। तो हम सिलेबस के अनुसार अपना जो भी पाठ्यक्रम दिया हुआ है आरपीसी के अनुसार उसका संभवतः अपना लास्ट टॉपिक है ये राजस्थान का साहित्य। तो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, राजस्थान का साहित्य। तो वैसे तो एक बात और बताऊं मैं, हमने जब कभी भी हम पहले जब राजा महाराजा पढ़ रहे थे बीच के अंदर, तो उसके अंदर मैंने खूब सारा साहित्य आपको पढ़ाया था। खूब सारी साहित्य की बातें तो मैंने आपको उसके अंदर बता दी थी। अलग अलग राजाओं के टाइम की किताबें, उनके दरबारी विद्वानों के टाइम की किताबें बीच बीच में हमने पढ़ी थी। और वो पढ़ाने का उद्देश्य भी यह था कि जब ये टॉपिक पढ़ें तो थोड़ा सा शिथिलता रहे इसके अंदर, क्योंकि ये फिर इतना बड़ा हो जाता है अपने आप के अंदर। इतनी सारी रचनाएं, इतनी सारी भाषाएं, उनकी पुस्तकें, राइटर्स, राजा की याद होने का नाम ही नहीं लेता। और उस टाइम भी मुझे याद आता है कि बीच बीच में जब मैं राजा महाराजाओं के बीच में जब वो लेखकों के नाम बताता, अक्सर स्टूडेंट का ये कहना होता था, सर ये किताबें कैसे याद रखेंगे। और मुझे लगता है कि यार अब पढ़नी ही पड़ेगी, बार बार याद की जाए। ज्यादा याद यदि नहीं होती है तो एक पन्ने में लिखी जाए और दीवार पे चिपका ली जाए, और जिन जिन में दिक्कतें आ रही है वो बार बार पढ़ी जाए। और तो क्या किया जा सकता है अपने आप के अंदर। पर अब जो भी है वो खूब सारी वहां हमने याद किया, आपने याद की होगी उस टाइम साथ के अंदर। अब जो बची हुई हम और याद करेंगे। पर आज मैं ये पढ़ाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। हम वास्तव में जब यह टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक के अंदर एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि राजस्थान का साहित्य एवं क्षेत्रीय बोलियां, साहित्यिक रचनाएं एवं क्षेत्रीय बोलियां, मतलब हमारे लिटरेरी जो भी सोर्सेज मिले हमें वो, और डायलेक्ट्स जो भी मिली हमें, बोलियां जो भी मिली है, तो भाषा। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। मैं जी थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत में यदि पहली कोई सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन जब हम कालीबंगा वगैरह पढ़ रहे थे तब भी हमने ये निश्चित किया था, निर्धारित किया था उसमें, कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने में सबसे बड़ा अड़चन, सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि हम अभी तक उन लोगों की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। उनकी स्क्रिप्ट जो है, उनकी भाषा जो है, उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हमें पता नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भाषा क्या थी। हम भाषा पढ़ लेंगे तो संभवतः हमें उनके बारे में और कई जानकारियां जानने को मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो अगली सभ्यता है वो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है। आर्यंस लोगों ने उसको बनाया था, इसलिए उसको आर्य सभ्यता भी हम कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता हम जब भी बोलते हैं तो मतलब एक ही बात कर रहे होते हैं। उनकी भाषा हम पढ़ चुके हैं। उनकी भाषा वेदों की संस्कृत है, जो वेदों के अंदर लिखी हुई है। वेदों में खूब सारी सोर्सेज भरा पड़ा है, उसके आधार पर उनकी सब चीजों का पता भी चलता है। तो वास्तव में भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो आर्यंस द्वारा माना जाता है, कि उससे पहले वाला है भाषा का विकास, पर हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है। अब जो भाषा चल रही है इनका विकास हमें तो आर्यों की भाषा से मान लिया जाना चाहिए, और जो आर्यों की भाषा है वो वैदिक संस्कृत रही है। तो आज हम पढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा मैं एक मैप समझाता हूं आपको। ये देखिए, अब सबसे पहले हम आर्यों की भाषा लेते हैं। आर्यों की भाषा से हमारी भाषा का विकास हुआ। तो आर्यों की भाषा कौन सी है? तो आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत है। वह संस्कृत जो वेदों के अंदर लिखी गई थी। किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, एक वह रूप जिसमें वह लिखी जाती है, एक वह रूप जिसमें वह बोली जाती है। बोलने का रूप हमेशा अलग होगा, लिखने का रूप हमेशा अलग होगा। जैसे मैं आपको संभवतः एक उदाहरण दूं कि मैं आपसे अभी पूछूं कि कितना टाइम हो गया है, और आप मुझे टाइम देख के कहो कि सर आज तो दिन के 10:30 बज रहे हैं। मैंने ये जो सेंटेंस बोला कितना टाइम हो गया है, आपने रिप्लाई कर दिया उसका कि 10:30 हो गया है। क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसको, कितना टाइम हो गया है? आप कहोगे सर सेंटेंस रॉन्ग है, सेंटेंस गलत है। लिखा यह जाना चाहिए कि कितना समय हो चुका है। इसका मतलब किसी भाषा को बोलने का और किसी भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होते हैं। बोलने में औपचारिकता बरती जा सकती है, लेकिन लिखने में औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। वैदिक संस्कृत का वह रूप जो कालांतर में लोगों की बोलचाल की भाषा में आया, उसी को हम कहते हैं पाली। वह रूप जो बोलचाल की भाषा में था वो था पाली। वह रूप जो लिखने के अंदर आया वो संस्कृत था। थोड़ा सरल रूप आया। वेदों की संस्कृत बहुत कठिन थी। वेदों की संस्कृत कितनी कठिन रही होगी कि उसको समझने के लिए हमको वेदांग रचने पड़े थे। तो थोड़ा सरलतम रूप जो हम 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं, पढ़ती पठन पठनती पढ़सी पठत पठत है, पठावे पठामी पठावे पठामे वाला जो रूप था वो संस्कृत वाला रूप है।
जो बोलचाल का रूप था वो था पाली, जो लिखने का रूप था वो था संस्कृत। कोई भाषा जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बोली जाती है तो कालांतर में लोग उसमें लिखना शुरू कर देते हैं, उस बोली को ही भाषा का रूप दे देते हैं। पाली में भी लिखा जाने लगा। पाली में जब लिखा जाने लगा तो अलग अलग खूब सारी प्राकृत भाषाएं टूटी पाली से बनकर। जैसे मैंने कभी आपको बताया था कि अपने यूपी, राजस्थान, गुजरात वाला जो इलाका था ये सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। भगवान कृष्ण का जो इलाका हुआ करता था सूरसेन महाजनपद के थे। तो वह पाली भाषा जो सूरसेन महाजनपद के अंदर बोली जाती थी वो हो गई सोरसेनी प्राकृत। मैंने बोला यूपी, राजस्थान, गुजरात का एक लंबा सा इलाका था। आप यूपी से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आएगा बिहार, गुजरात से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आ जाएगा महाराष्ट्र। एग्जैक्टली जो महाराष्ट्र में प्राकृत आई वो महाराष्ट्री प्राकृत हो गई, जो बिहार की तरफ प्राकृत आई वो मागधी प्राकृत हो गई। मतलब पाली का वह रूप जो राजस्थान, गुजरात, यूपी के अंदर था वो सोरसेनी प्राकृत, पाली का वह रूप जो महाराष्ट्र की तरफ था महाराष्ट्री प्राकृत, पाली का वह रूप जो बिहार की तरफ था मागधी प्राकृत हो जाता है। कालांतर में सोरसेनी प्राकृत फिर दो भागों में टूटी। जो राजस्थान और गुजरात वाला इलाका था जिसे हम गुर्जरात्रा कहा करते थे, इस गुर्जरात्रा की जो भाषा आई विकृत भाषाएं आ गई थी, टूट गई थी भाषाएं थोड़ी। वो जो क्लासिकल फॉर्म थी उससे वो जनसाधारण की फॉर्म के अंदर आ गई, इसलिए उनका नाम पड़ा अपभ्रंश। प्राकृत से खूब सारी अपभ्रंश भाषाएं निकलकर सामने आई, इसलिए सोरसेनी से बनी गुर्जरी अपभ्रंश। मतलब जो गुजरात और राजस्थान के अंदर बोली जाए वो गुर्जरी अपभ्रंश, और जो यूपी वाले बेल्ट के अंदर रहे वो सोरसेनी अपभ्रंश। मैंने भी बताया कि सोरसेनी प्राकृत यूपी, राजस्थान और गुजरात में थी। इसके यूपी वाले इलाके की सोरसेनी अपभ्रंश हो गई, राजस्थान और गुजरात वाले इलाके के अंदर जो थी वो गुर्जरी अपभ्रंश हो जाती। गुर्जरी अपभ्रंश फिर टूटी, राजस्थान के अंदर हो गई राजस्थानी, गुजरात के अंदर हो गई वो गुजराती। सोरसेनी अपभ्रंश से भी भाषा का विकास हुआ। और हिंदी आप याद कीजिए, मैं भी बोल रहा हूं कि यूपी में जो प्राकृत का रूप टूट के आया था वो सोरसेनी अपभ्रंश था, जिसे कालांतर में हिंदी का विकास हुआ। हम आज भी मानते हैं कि यार शुद्ध हिंदी यूपी वाले बोलते हैं, और अपने को लगता है कि नहीं यार उनको एकदम एग्जैक्टली सही आता है, वो सही बोलते हैं, अपने से नहीं बोला जाता है यार। वो आधे ले आधे रे भी एकदम सही बोलते हैं, अपने से नहीं बोला जाता है। तो अपने बाद में राजस्थानी और गुजराती। राजस्थानी के फिर दो रूप आए, एक आए डिंगल और एक आए पिंगल। ये पूरी माथापच्ची बताने का एक कारण है। अपने को याद ये रखना है, कोई पूछे कि राजस्थानी का विकास किससे हुआ तो गुर्जरी अपभ्रंश। सबसे ज्यादा याद रखी जाने वाली बात यह है कि राजस्थानी का विकास किससे माना जाता है तो गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। हालांकि खूब सारे विद्वान हैं जो इसका विकास सोरसेनी अपभ्रंश से भी मानते हैं कि नहीं यार ये सोरसेनी अपभ्रंश से बनी थी, कोई तो कहता नागर अपभ्रंश से बन गई थी। पर अपने को जिस एक सॉलिड विचार जो माना जाता है राजस्थानी भाषा के विकास का वो गुर्जरी अपभ्रंश माना जाता है। तो कभी कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी का विकास कौन सी अपभ्रंश भाषा से माना जाता है, अधिकतम विद्वानों का जो मत है वो किस तरफ है तो गुर्जरी अपभ्रंश की तरफ है, वो ध्यान देना। फिर यहां से मैं एक चीज और उठाऊंगा, मैंने भी बोला कि डिंगल और पिंगल दो भाषाएं, हमने राजस्थानी के दो फॉर्म पढ़े डिंगल और पिंगल। हम जानना चाहेंगे इनके अंदर क्या अंतर है डिंगल और पिंगल के अंदर। मैं इनमें बताता हूं, देखो आपको। एक तरफ डिंगल लिखते हैं अपने, एक तरफ पिंगल लिखते हैं। डिंगल और पिंगल बेसिकली पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है, लिटरेरी फॉर्म ऑफ वेस्टर्न राजस्थानी, वो डिंगल है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप। मैं इसी को उधर लेके जाऊं तो मैं कहूं पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप। एक अंतर तो यह है कि पश्चिमी राजस्थानी में जो साहित्य लिखा गया वो डिंगल का है, पूर्वी राजस्थानी में जो लिखा गया वो पिंगल का है। हालांकि कोई नियम नहीं है एग्जैक्टली, इसके अपवाद भी हो सकते हैं, आप कोई 100% लेके बैठ जाओ ऐसा भी नहीं होता है। पर मोटे तौर पर यह है कि पश्चिमी राजस्थानी डिंगल वाली है और पूर्वी राजस्थानी पिंगल वाली है। मैं एक अंतर इनमें और करूं तो मैं ये कहूं कि यह विशुद्ध राजस्थानी है।
मैं इधर वाली में कहता हूं कि राजस्थानी में ब्रिज मिल गई आके, राजस्थानी में जब ब्रिज मिल जाती आके तो पिंगल का रूप धारण कर लेती। मैं ये कहूं कि इसमें वीर रस ज्यादा है, युद्धों की वो चीजें ज्यादा मिलेगी। मैं इधर वाले के लिए बोलूं कि श्रृंगार रस ज्यादा है, और जहां ब्रिज आएगी वहां श्रृंगार नहीं आएगा तो आएगा ही कहां। जैसे ब्रिज आएगा, मथुरा आएगा, भरतपुर आएगा, कामा आएगा, और ये सब चीजें आते हैं, राधा कृष्ण आएंगे, और राधा कृष्ण जहां पर आएंगे वहां पे श्रृंगार की बातें की जाएगी, तो श्रृंगार रस ज्यादा है। इधर वाला अधिकतर साहित्य चारण साहित्य है। इधर वाला ज्यादातर साहित्य आपको भाट साहित्य मिलेगा। चारण कवियों ने ज्यादातर रचनाएं जो अपनी है वो डिंगल के अंदर की, भट्ट कवियों ने ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो अपनी पिंगल के अंदर की। एक मोटा मोटा सा अंतर है कि ये पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, वो पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसमें केवल राजस्थानी है, उसमें राजस्थानी में ब्रिज मिश्रित होती है। ये वीर रस प्रधान है, ये श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें चारण साहित्य अधिक लिखा गया, उसके अंदर भाट साहित्य अधिक लिखा गया। मोटा मोटा सा एक अंदाजा ये है, एक अनुमान ये है। इसमें नया पेज नहीं ले सकते क्या? और बात बताता हूं आपको, सुनो आगे, ये अंतर तो देखना आप। मैं थोड़ा सा और बंटवारा करूं यदि इसका, तो मैंने अभी बताया गुर्जरी अपभ्रंश। ये जो गुर्जरी अपभ्रंश थी, ये लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में थी। ग्यारहवीं से 13वीं शताब्दी के बीच में गुर्जरी अपभ्रंश रही। यहां से भाषा अलग होने लगती है, राजस्थानी अलग होती है, गुजराती अलग होती है। राजस्थानी का प्राचीन रूप सामने आता है। प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी। और इस 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो ज्यादातर साहित्य लिखा गया था वो जैन साहित्य था। ज्यादातर साहित्य जैन साहित्य लिखा गया, जैन धर्मावलंबी जो थे उनके द्वारा लिखा गया था। और सूरी नाम बोले जीते देख लो, शालीभद्र सूरी, वीरभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी, वज्रसेन सूरी, जो कोई आपको मिलेंगे वो सारे के सारे जो जैन लिटरेचर मिलेगा। वापस याद कीजिए, मैंने बताया था कि प्राचीन राजस्थानी ग्रंथ जैनों द्वारा लिखे गए, इसलिए प्राचीन चित्र भी अपने को जैनों की किताबों में ही मिलते हैं, बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप याद कर लीजिए, 10वें कालिका सूत्र चूर्णी है, आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपार्श्वनाथ चरितम, सारे के सारे जैन साहित्य मिलेगा आपको। उसके बाद मध्यकालीन राजस्थानी, ये 16वीं से 18वीं। ये जो ज्यादातर साहित्य था ये चारण साहित्य था। अब आप पिछली बात को कोरिलेट कीजिए। पिछले के अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि चारण साहित्य में वीर रस ज्यादा है। मैं कह रहा हूं मध्यकालीन राजस्थानी 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच है, और इसको चारण साहित्य है। चारणों ने ज्यादातर साहित्य लिखा, आपको वीर रस इसी के अंदर मिलेगा, क्योंकि आपके राजस्थान के ज्यादातर युद्ध जो है वो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। वो खानवा है, वो हल्दी घाटी है, वो राती घाटी है, वो गिरी सुमेल है, वो मतीरे की राड है। आप कोई बड़ा युद्ध उठा के यदि देखेंगे तो इनके बीच में मिलेगा आपको, 16वीं से 18वीं। दिवेर, दत्तानी, चंद्रसेन, कुछ भी उठा के देखे इनके बीच में, तो युद्ध इनके बीच में है तो वीर रस इसमें मिलेगा, वीर रस मिलेगा तो चारण साहित्य मिलेगा आपको। आधुनिक राजस्थान, और ये 18वीं शताब्दी से लेके अब तक है। अब तक अपडेट है भैया, और इसमें कोई लिख लो,
मैं लिख लूं, आप लिख लो, किसी भी प्रकार का साहित्य किसी के द्वारा लिखा जा सकता है, तो इसके अंदर आपको चेंज मिलेगा नहीं कुछ भी। ये आपके 18वीं शताब्दी से अब तक का जो है वो क्या आधुनिक राजस्थान, एक मोटा मोटा सा ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। हालांकि कई प्रकार के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। अभी मैं एक दूसरा और बताऊंगा जो इस बार वाली 10th क्लास की बुक के अंदर अपने लिखा हुआ है, वो भी माना जाए, पढ़ा जाए, क्या पता उसके आधार पर सवाल पूछ लिया जाए, पर ये भी दिमाग के अंदर रहे, क्योंकि इसके आधार पर ये थोड़ा पता चलता है कि यार पुरानी किताबें जैनों ने लिखी है तो जैन साहित्य वीर रस चारणों वाले में मिलता है, क्योंकि युद्धों का टाइम यही है तो ये चारण साहित्य कब से अलग हुए कब साथ में थे, थोड़ा अपने को पता चलता है। ये पढ़ लिया हमने। थोड़ा सा राजस्थानी भाषा के इतिहास पर ध्यान देते हैं। लगभग 783 ईस्वी में उद्योतन सूरी जालोर के अंदर बैठकर एक बुक लिख रहे थे प्राकृत भाषा में। मैं कहूं 8वीं शताब्दी में, यदि मैं ये बोलता हूं तो कोई गलती नहीं होगी उसके अंदर, कि 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी नाम का एक राइटर एक बुक लिखता है, कौलय माला, जालोर के अंदर लिखी हुई बुक आपने, प्राकृत भाषा की बुक है। जैन राइटर, जैनों की शुरुआत की रचनाएं प्राकृत के अंदर मिल जाती है, पर वो प्राचीन राजस्थानी का फॉर्म है अपना लगभग। वो कौलय माला में 18 भाषाओं का वर्णन है और उनमें एक भाषा का नाम मरु भाषा है। राजस्थान के भूभाग की जो भाषा बताई गई है उसका नाम उन्होंने मरु भाषा बताया है अपनी 18 भाषाओं के अंदर। कौलय माला नाम की पुस्तक जो कि प्राकृत भाषा में जालोर के अंदर 8वीं शताब्दी या 783 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई थी। इसका मतलब 8वीं शताब्दी से तो लगभग राजस्थानी भाषा के विकास के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको एकदम रिटन एविडेंस मिलते हैं कि हाँ ये भाषा है। तो अपनी भाषा का सबसे पुराना उल्लेख यदि कहीं पर मिलता है तो उद्योतन सूरी की इस पुस्तक के अंदर मिलता है। 16वीं शताब्दी में लगभग अकबर के दरबार का एक इतिहासकार है अबुल फजल। बुक लिखता है आईने अकबरी। वास्तव में अकबरनामा नाम की बुक है जिसका एक पार्ट आईने अकबरी। इसमें भी कई भाषाओं का वर्णन किया हुआ है कि अकबर के राज्य के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कौन से टैक्स लिए जाते हैं, ऐसी कई बातें। और उसमें एक भाषा का वर्णन है और उस भाषा का नाम है मारवाड़ी। वो भाषा मारवाड़ी है। मतलब 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी जिस भाषा को मरु भाषा बता रहे हैं, अबुल फजल उस भाषा का नाम थोड़ा सा चेंज करता है और उस भाषा का नाम मारवाड़ी बता देता है। ये 16वीं शताब्दी में आईने अकबरी फारसी भाषा की एक पुस्तक है जिसका ये अबुल फजल नाम का एक अकबर का दरबारी इतिहासकार ये बात लिखता है। उन्नीस सौ 12 में एक अंग्रेज है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, याद रखे जॉर्ज अब्राहम है नाम, जॉन अब्राहम मत याद कर लेना। बुक लिखता है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखता है और इसमें हमारी भाषा का नाम लिखता है राजस्थानी। मैंने 3 रेफरेंस दिए आपको। 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी जालोर में प्राकृत भाषा में कौलय माला में 18 भाषाओं के वर्णन में मरु भाषा का वर्णन करते हैं। 16वीं शताब्दी में अकबर का दरबारी इतिहासकार फारसी भाषा में आईने अकबरी में राजस्थान की भाषा का नाम मारवाड़ी बताता है। 20वीं शताब्दी या 1912 ईस्वी में अंग्रेजों का एक इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या भाषाविद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषा का नाम राजस्थानी बताता है। न केवल ये भाषा की एंटिक्विटी दिखाती है बल्कि भाषा की कंटिन्यूटी भी दिखाती है कि न केवल हमारी भाषा प्राचीन है बल्कि वह निरंतर है। 8वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक निरंतर उसका अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उसके एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं कि हमारी भाषा रही है। लोग नाम अलग अलग दे दिए, किसी बुक लिखने वाले ने कुछ ही नाम दियो, किसी ने कुछ ही नाम दियो। तब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि
8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी मान रहे थे कि यहाँ की भाषा मरु भाषा है। अबुल फजल 16वीं शताब्दी में कह रहा था कि यहाँ की भाषा मारवाड़ी है। 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बता रहा था कि यहाँ की भाषा राजस्थानी है। बस भारत सरकार के संविधान की 8वीं अनुसूची नहीं मानती कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा है, बल्कि तमाम लोग इसको स्वीकार करते हैं कि राजस्थानी नाम की भाषा तो होती है। इस बात पर मुझे और बड़ा आश्चर्य होता है कि नेपाल के संविधान के अंदर राजस्थानी को मान्यता मिली भी है। मैं नाम भूल जाता हूं उनका, बाकी हनुमानगढ़ में कस्बा पड़ता है नोहर, वहां के रहने वाले एक कोई सेठ जी है जो नेपाल में इस बार एमपी का चुनाव जीते थे, और उन्होंने नेपाल की संसद के अंदर खड़े होकर जब शपथ ग्रहण की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभाषा राजस्थानी में शपथ ग्रहण लेना पसंद करूंगा। और नेपाल के स्पीकर ने कहा कि यस, आप राजस्थानी के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थानी को नेपाल की संसद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और घोर विडंबना की बात देखिए कि राजस्थान के 25 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद खड़े होकर भारत की संसद के अंदर राजस्थानी के अंदर शपथ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो हैरानी और शर्मिंदगी, आश्चर्य और घोर अचंबा इस बात पर होता है कि 200 एमएलए खड़े होकर भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर राजस्थानी में शपथ नहीं ले पाते हैं। वे लोग जो राजस्थान के लोगों द्वारा, उन लोगों द्वारा जो राजस्थानी बोलते हैं, उनके वोटों द्वारा चुनकर आते हैं, अपनी भाषा में खड़े होकर वहां पर शपथ नहीं ले सकते। बड़ा अजीब सा विरोधाभास नजर आता है कई बार कि यार किस प्रकार से एक अच्छी खासी भाषा को, जिसका इतना लंबा साहित्य है, इतना लंबा इतिहास है, किस प्रकार मुर्दा कर दिया गया, मार दिया गया भाषा को। मुझे कई बार लगता है क्या ही किया जा सकता है। पिछले 10 साल से तो मैं जब से समझ पकड़ा हूं, हमेशा इस बात के रट लगाते हुए देखते हैं, लोगों से मैं सुनता हूं कि इस बार मान्यता मिल जाएगी, इस बार फलान जी इसके लिए प्रयास कर रहे, इस बार फलान जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पर सफलताएं दूर की कूड़ी नजर आती है। इस बार जरूर मैंने अभी देखा कि होली पर जो राजस्थान पत्रिका का अंक था, वो राजस्थानी भाषा के अंदर उन्होंने खूब सारी चीजें लिखी, तब मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि राजस्थान पत्रिका उन समाचार पत्रों में एक रहा है जो राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने वालों में अड़चने पैदा करता रहा है हमेशा। उस पत्रिका का नाम राजस्थान पत्रिका रहा, परंतु उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध ही किया कि राजस्थानी को मान्यता मिल जानी चाहिए। और अक्सर पता नहीं लोग कहाँ से ये निकाल के लाते हैं कि राजस्थानी को जब मान्यता मिल जाएगी तो इसे हिंदी को नुकसान पहुंचेगा। मुझे लगता है यार, जब आपने मैथिली को उनको जब मान्यता दे रखी है, उससे यदि इसको असर नहीं पड़ा है, हिंदी को कोई असर नहीं पड़ा, जबकि वो तो पूरी तरीके से हिंदी की एक बोली है मैथिली, उसके बावजूद असर नहीं पड़ रहा है, तो राजस्थानी तो अलग है यार। हिंदी से राजस्थानी का कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से अलग भाषा है, कैसे असर पड़ जाएगा इसका। और तो क्या ही किया जा सकता है। मुझे कई बार लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि अभी जनगणना वाले माठ साहब आपके घर पर आएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि आपकी भाषा कौन सी है, तो प्लीज उनको भाषा अपनी हिंदी ना बताई जाए, अपनी भाषा राजस्थानी बताई जाए। एक बड़े स्तर पर जब कॉलम के अंदर राजस्थानी लिखी जाएगी तो शायद भारत सरकार के कानों तक जरूर रहेंगे कि इतने बड़े लोगों की भाषा को इस प्रकार से मारा नहीं जा सकता है। बिना नी वैन धड़री कोई पिछाण, माइड भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान, कि बिना चेहरे के धड़ की पहचान नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार बिना राजस्थानी के राजस्थान का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा है संजीवनी जे को ये हड़मान, ल्याओ उठ बैठो वन लिछमण राजस्थान, कि भाषा वो संजीवनी है जिसे यदि कोई हनुमान लेकर आएगा तो लक्ष्मण रूपी राजस्थान जो मूर्छित होकर गिरा हुआ है वापस खड़ा हो जाएगा। मुझे फिर सेठिया जी याद आते हैं, जब वो 92-93 में एक बार एक पत्रकार को जवाब देते हुए कहते हैं, जब वो पत्रकार पूछता है कि कौन सी राजस्थानी को मान्यता दी जाए, राजस्थान में तो आपके मेवाड़ी, वागड़ी, मारवाड़ी, कोई शेखावाटी, उदयपुर आपके देवड़ावाटी, अहीरवाटी, खूब अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। और तब सेठिया जी बहुत ही संतुलित स्वर के अंदर उसे जवाब देते हैं कि मीरा कहेगी बिना मानो भाषा राजस्थानी। अरे हमारी मीराबाई इतना बड़ा साहित्य रच के चली गई, जिसे तुम झूठ के नाम पर इतने सालों से हिंदी के अंदर पढ़ाते आते हो, जिस पृथ्वीराज रासो को तुम हिंदी का प्रथम इपिक बताते हो, वो पृथ्वीराज रासो हमारी राजस्थानी है। जिस मीराबाई को तुम वहां पर पढ़ा रहे हो वो हमारे राजस्थानी है। और गुजरात वाले जिस वीरमदेव सोनग्रारी वात को गुजराती के अंदर पढ़ाते हैं वो भी हमारी राजस्थानी है। क्योंकि गुजराती राजस्थानी से अलग हुई भाषा है, बहन है उसकी। तो स्वाभाविक बात है कि उनके अंदर आपको साम्यता दिखाई देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी करके वीरमदेव सोनग्रारी वात को पूरी तरीके से गुजराती बता दी जाए। कई चीजें हैं। आपसे अनुरोध कि आप ये काम कीजिए इस बार, कि आपसे यदि पूछे वो कि मातृभाषा कौन सी है तो राजस्थानी बताई जाए, वो नहीं पूछे तो भी बताया जाए कि कॉलम में हिंदी मत भर देना। वरना जनगणना वाले माठ साहब भी आपसे कई बार पूछते ही नहीं, अपने आप ही कुछ कॉलम तो भर लेते हैं।
इस बार उनको कहना है इधर इधर राजस्थानी भरा जाए, बाकी का देखेंगे और क्या है। नेपाली, संथाली, डोगरी, बोडो को मान्यता मिल सकती है भारत के अंदर, तो हमने कौन सी मोरनी के भाटे मारे हैं जो हमें मान्यता ना दी जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और आज से कोई पूछे तो उसको ये अपनी निरंतरता भी बताना और अपनी ऐतिहासिकता भी बताना कि क्या चीजें हैं राजस्थानी के अंदर। एक ये क्लासिफिकेशन मैंने आज बुक के अंदर देखा, तो आपको और बताता हूं मैं कि प्राचीन काल को इन्होंने बांटा। इन्होंने प्राचीन काल को 1050 से 1450 में कहा इनका वीर गाथा काल, और इनका कहना है कि यार ये वो टाइम था जब भारत पर निरंतर आक्रमण हो रहे थे, और उन आक्रमणों के बीच में कोई एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी ताकि लोगों में जोश जगाया जा सके, इसलिए ऐसे वीर रस के रचनाएं की गई, ऐसे नायक बनाए गए, समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए गए, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा सा उभार आए, लोगों में जोश आए। वो जो विदेशी आक्रमण जो सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हो रहे थे, उनको रोका जा सके, लोगों को उनके प्रति उद्वेलित किया जा सके, उनके प्रति खड़ा किया जा सके, जागरूक किया जा सके, इसलिए ये वीर गाथा काल माना जाता है। एक एग्जाम्पल यदि मैं देना चाहूं तो एक बुक है इसके अंदर जो उसने लिखी है एग्जैक्टली वहां पर, उस बुक वाले ने, श्रीधर की बुक है, रणमल छंद। ये जो रणमल थे ईडर के राजा थे, और इन्होंने गुजरात में जगह पड़ती है पाटन, वहां पाटन के सूबेदार जफर खान को हराया था। तो उन पर किसी कवि ने, श्रीधर नाम के कवि ने रणमल छंद की रचना की। रणमल ईडर के राठौड़ राजा थे जिन्होंने गुजरात में पाटन के सूबेदार जफर खान को हराया था, तो रणमल छंद लिखा गया। ऑब्वियसली अपने बात में वीर गाथा की बात है, वीर गाथा लिखी गई है इसके अंदर। इन्होंने मध्यकाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के अंदर बांट दिया, प्री और पोस्ट के अंदर बांट दिया इन्होंने मिडाइवल को राजस्थानी भाषा के। और उन्होंने कहा ये भक्ति काल है, कि ये वो समय था जब बाहर से जब विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे तो अपने साथ में एक नया धर्म लेके आ रहे थे, इस्लाम। उस धर्म की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आ रही थी। समाज में कुछ पॉजिटिव चीजें आ रही थी कि उसमें जब समानता का व्यवहार देखते तो अपने यहाँ के लोगों को लग रहा था कि यार हमारे धर्म में समानता क्यों नहीं है। वो जो राजा थे, इस्लामिक राजा थे, उनके द्वारा जब धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे थे तो भी अपने लोगों को लगता था कि यार हम उधर क्यों जाए, हम इधर ही रह जाएंगे, और यदि किन्हीं कारणवश लोग उधर जा रहे हैं तो हम उन कमियों को दूर कर लेंगे। ऊंच नीच की जो भावनाएं थी उनको दूर करने के जो प्रयास किए गए थे, संतों महात्माओं द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे, तो भक्ति काल है। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की रचनाएं की गई, निर्गुण भी मिलेगी और सगुण भी मिलेगी। जब आप निर्गुण की बात करोगे तो निर्गुण के अंदर आपको दादू जी का साहित्य पूरा मिलेगा, जाम्बो जी का साहित्य मिले, आपको जसनाथ जी का साहित्य मिले। और सगुण की बात करो, सबसे बड़े तो मीराबाई है। मीराबाई की जो रचना है, तो ये आपके थोड़ा सा पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल था अपना, जिसमें संत महात्मा वगैरह हुए और जिन्होंने ये संत साहित्य, मैं इसको संत साहित्य भी कह सकता हूं। उसे निर्गुण और सगुण दो के अंदर बांट के पढ़ा जा सकता है। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल में वो कहता है कि थोड़ा शांतिपूर्वक काल था, 1650 से 1850 के बीच वाला जो है। हालांकि औरंगजेब के टाइम में वापस अपने लड़ाई दंगे शुरू हो गए थे, पर फिर भी कमोबेश थोड़ा जो पहले वाला ज्यादा रक्त रंजित इतिहास है उसके मुकाबले थोड़ी सी स्थिरता दिखाई देती है अपने को यहाँ पर। तो श्रृंगार से संबंधित चीजें भी है, रीति और नीति से संबंधित चीजें भी है। श्रृंगार से संबंधित यदि मैं चीजें आपको बताऊं तो ज्यादातर प्रेमाख्यान के बारे में बात की गई थी। जैसे हम एक राइटर पढ़ेंगे कुशल लाभ, जैसलमेर के राजा हर राज के दरबारी थे, और इन्होंने एक बुक लिख दी, ढोला मारूरी चौपाई।
चार चार पंक्तियों का काव्य रचा गया तो चौपाई कहते हैं उसको, ढोला मारूरी चौपाई, तो ढोला मारू के ऊपर लिख दी गई। रीति और नीति की बात करें अपने, तो रीति में तो काव्य है वास्तव में, तो बहुत अच्छा काव्य लिखा गया मंछाराम सेवक द्वारा। मंछाराम सेवक है और उन्होंने एक भगवान राम पे एक रचना लिख दी, रघुनाथ रूपक। रीति मतलब कविताओं से संबंधित काव्य, अच्छा सा काव्य है। नीति मतलब एक तरीके से उपदेश, समाज के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत शानदार से एक राइटर है कृपाराम जी खिड़िया, बहुत फेमस सी रचना, आप लोगों ने नाम सुने होगा, राजियारा दुआ। राजियारा दुआ या राजियारा सोरठा नाम से भी जाना जाता है उसको। सौराष्ट्र के अंदर जो दोहे थे उनको सोरठे बोलते थे, तो वो दोहों का एक प्रकार है सोरठा अपने आप के अंदर, तो सोरठा भी कहा जा सकता है, दुहा कहा जा सकता है। कृपाराम जी खिड़ियावे जिन्होंने राजियारा दुहा नाम की रचनाएं लिखी। वास्तव में जो कृपाराम जी थे, सिक्कर में एक राजा हुए थे लक्ष्मण सिंह जी, उन लक्ष्मण सिंह जी के दरबारी हुआ करते थे कृपाराम जी, और राज्य उनका नौकर हुआ करता था। कृपाराम जी को चिलम पीने का बड़ा शौक था, चिलम पिया करते थे, राजिया उनकी चिलम भर भर के लाया करता था। एक दिन राजा बड़ा चिंतित था, कृपाराम जी ने नोटिस किया कि 3-4 दिन से उसी प्रकार चिंतित दिखाई देता है। कृपाराम जी ने पूछा उससे कि भाई तुम्हारे चेहरे पे क्यों 12 बजी हुई है, क्या टेंशन हुई? और वो रोया कृपाराम जी के सामने, और उसने कृपाराम जी को कहा कि मेरे दरअसल दिक्कत यह है कि मेरे कोई बेटा नहीं, और मेरे मरने के बाद मेरा तो वंश लुप्त हो जाएगा, मेरा तो नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, मुझे बड़ी चिंता होती है इस बात की। कृपाराम जी मुस्कुराए और कृपाराम जी ने कहा कि नाम की चिंता मत कर, तू तो अपने चिलम भरा कर और मजे किया कर, नाम मैं कर दूंगा तेरा। मैं आज के बाद जितने दोहे लिखूंगा उन सब के अंदर तेरा नाम लिख दूंगा, मैं राजिया लिख दूंगा उनके अंदर। आने वाली पीढ़ी जब तक स्प्रिंग बोर्ड के अंदर नहीं पढ़ेगी तब तक नहीं जान पाएगी कि राजियारा दुआ जो है कृपाराम जी खिड़िया ने लिखे हैं। उसको लगेगा कि किसी, और आप सोच के भी देखिए, मजाक की अलग बात, आप सोच के देखिए कि यदि आप किसी आदमी को राज्य के दोहे किसने लिखे हैं, वो कहेगा यार दिमाग खराब है, राज्य के दोहे राज्य ने लिखे, इसलिए तो राज्य के दोहे हैं वो। पर नहीं भाई, राज्य के दोहे वो कृपाराम जी खिड़िया ने लिखे। छोटी क्लासों से आप कई दोहे कभी सुनते आए होंगे, आपने कोई छोटी क्लास में एक दोहा सुना होगा कि कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, सकर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राज्य। नीति का दोहा है, समाज की तुलना की गई है काले गोरे के प्रति की कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, कि कस्तूरी जो होती है वो एकदम काले रंग की होती है, पर उस कांटे से तुलते से सुनार सोना तोलता है। शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राज्य, शक्कर खूब सफेद होती है, व्हाइट होती है, पर क्या करें भाटों से तुलती है। तो रंग मैटर नहीं करता, गुण मैटर करते हैं। कस्तूरी में गुण ज्यादा है तो सुनार तुले, शक्कर में उतने गुण नहीं है तो भाटों से तुले। एक और अच्छा सा दोहा मुझे याद आता है, देखिए आप लास्ट में राज्य नाम, कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राज्य। एक छोटी क्लासों में और बोला करते थे कि पाटा पीड़ उपाव तन लगा तलवारिया, वह जीभ रा घाव को रति ने औषध राजिया। पाटा पीड़ उपाव, पीड़ मतलब दर्द, दर्द का उपाय पट्टी है, पर कौन से दर्द का? तन लगा तलवारिया। यदि तन पे तलवार का दर्द हो, तलवार से लग जाए उसका दर्द होता है, पट्टी बांध लो ठीक हो जाएगा, वह जीभ रा घाव। पर यदि किसी को आपने अपने शब्द बाणों से आहत किया है, मर्मांतक घात पहुंचाए हैं उसको, रति ने औषध राजी। तलवार वाली लगी हुई जब घाव भर जाएगा तो याद नहीं रहेगी, पर किसी को यदि आपने गलत बातें बोली है उसके बारे में, अंदर लगती है, यहां लगती है, जाके हमेशा याद रहेगी उसको। इसलिए कभी भी किसी को अपने गलत शब्दों के प्रयोग से, अनुचित शब्दों के प्रयोग से आहत नहीं किया जाना चाहिए, वो जुगों जुगों तक चीजें रह जाती है, तलवार वाला घाव भर जाता है। और मुझे एक दोहा याद आता, दिलीप सर अक्सर क्लासों के अंदर बोलते हैं कि हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत होए रद्द कागज ज्यों राजिया। बिना साहस के किसी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं,
बिना साहस का व्यक्ति उसी प्रकार है जैसे रद्दी कागज होता है। ये सारे दोहे आप नोटिस करेंगे, एक नीति बताने वाली बात है, मोरल पॉलिसी जो होती है वो बताने वाली चीजें हैं। गह भरियो गजराज मद छकियो चले मत कुकरिया बेकाज रोवे भूसे क्यों राजिया। हिंदी का वो जो मुहावरा है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उसको राजस्थानी के अंदर अनुवाद कर दिया उस कवि ने। तो खूब सारे दोहे, फुटकर दोहे रचे उन्होंने, और सब में पीछे में राज्य का नाम लिख के चले गए। धन्य है कृपाराम जी, जिन्होंने अपने एक साधारण से नौकर को असाधारण दोहों के अंदर इतना वर्णित किया कि इतिहास पढ़ते समय विद्यार्थी को राज्य दोहा नाम आते ही कृपाराम जी बाद में दिमाग में आते हैं, राज्य पहले दिमाग के अंदर आ जाता है। तो वो जो कृपाराम जी थे वो सिक्कर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे और राज्य उनका नौकर हुआ करता था। तो ये वो तीसरा काल हो गया आपके। आधुनिक काल है जिसमें विविध विषयों विधाओं से युक्त 1850 से लेकर अब तक। मैं यदि थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि यह वह काल है जब जन जागरूकता की आवश्यकता थी ही। हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, सामंती शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ कवि वे जिन्होंने ऐसी बातें कही, उन कवियों में हम नाम लेना चाहेंगे मूर्धन्य सूर्यमल मिशन, कवि राजा बांकीदास जी, बांकीदास जी की रचनाएं मैं पढ़ा चुका हूं आपको, शंकरदान सामोर, हिंगलाजदान कविया, ये कुछ कवि हुए जिन्होंने तत्कालीन समाज में जन जागरूकता के काम किए। और हम माणिकलाल वर्मा को लिख सकते हैं इसमें, हम उस गणेशीलाल उस्ताद को लिख सकते हैं जो न केवल स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेता है बल्कि आजादी मिलने के बाद उस व्यक्ति का आजादी से मोह भंग हो जाता है और उसे लगता है ये दुनिया, ये महफिल अब काम की नहीं है। ये राजस्थानी भाषा का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका शुरुआत का इंट्रोडक्शन है। आपके काम वाली चीजें इतनी है कि एक तो उद्योतन सूरी के बारे में मैंने जो बातें बताई, उनकी पुस्तकों के नाम बताए, थोड़े वो याद रखे जाएं, डिंगल और पिंगल में अंतर याद रखा जाए, शुरुआत के अंदर भाषा का विकास कैसे क्या हुआ वो थोड़ा सा याद रखा जाए, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद रखा जाए। कल हम थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा स्मूथ हो जाएगी चीजें, मुझे कम समझानी पड़ेगी, इसलिए मैंने शुरुआत में आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दिया इसका। थैंक यू।